प्राचार्य और हमारी अग्रजा बड़ी बहन प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा जी का तहे दिल से आभारी हूँ और हृदय से उनका साधुवाद करता हूँ। इस क्रम में मुझे बुलाने के लिए, मुझे दूरभाष के द्वारा सूचना देने के लिए और आग्रह करने के लिए कि सर आप आएँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं हिंदी का कोई बहुत बड़ा वक्ता या लेखक नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा अध्यापक हूँ और हिंदी भाषा मेरी मातृभाषा है, इससे मेरे बहुत अनुराग है। इसके लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर संगीता राय जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपसे यहाँ पर आऊँ और इस विषय पर, जो कि विषय मुझे बहुत ही ज़्यादा जिसे मैं कहूँ कि प्रिय लगा और मुझे लगा कि बहुत ही यथार्थपरक है कि हम इस पर चर्चा करें, जनतंत्र की भाषा हिंदी। इसके साथ ही मैं अभी जब चाय के दौरान मिरांडा हाउस की अपनी शिक्षक साथियों से वार्तालाप कर रहा था, उन तमाम जो साथी हैं, मैंने देखा कि उनके अंदर हिंदी भाषा को पढ़ाने का एक जुनून, जज्बा ही नहीं, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि कुछ यथार्थपरक और ज़मीनी स्तर पर कुछ बातें हम क्रियान्वित कर पाएँ। मैं उन सभी का पुनः यहाँ पर स्वागत करता हूँ। प्रथम पंक्ति में हमारी अग्रजा बैठी हैं रजनी जी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरी सीनियर रही CI में, चंदा जी, मधु जी और आपके समस्त शिक्षक साथी डॉक्टर अंकिता चौहान, अभी जो कार्यक्रम की कर रहे हैं हमारी अर्पिता, और आपके संपर्क के लिए कीर्ति जी और इशरत परवीन, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया। मैं अब अपनी बात को राष्ट्र कवि जिन्होंने ये कहा था कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको निज देश से प्यार नहीं। मैथिली शरण को जी को नमन करता हूँ। जब मैं बाहर से आया तो मैंने देखा कि एक पुस्तक की प्रदर्शनी लगी हुई है और मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि किसी भी महाविद्यालय में उसकी जो सबसे बड़ी जो खूबी होती है और उसकी आत्मा होती है, वो वहाँ का पुस्तकालय होता है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहाँ के विद्यालयों से किया जाता है। जब मैं कोठारी आयोग को पढ़ रहा था 1964-66 में, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, उसने भी ये कहा कि डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम, कि किसी भी देश का भविष्य वहाँ की कक्षा में पैदा होता है और संवरता है। बेटा जो बात पीछे खड़े हो 2 मिनट के लिए बैठ जाएं या सुन लें, सिर्फ हलचल ना करें, क्योंकि उससे मेरा थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। प्लीज़, कोई फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा मुझे लगा जब मुझे प्राचार्य महोदया ने बताया कि आप यहाँ पर फाउंडेशन डे वाले दिन आए थे और उस दिन आप जो बोले वो कहीं हृदय के तारों को झंकृत कर गया और कहीं न कहीं आत्मा को तृप्त करने वाला आपने संबोधन दिया। मुझे लगता है एक शिक्षक का कर्तव्य ये होना चाहिए। मैंने जब दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी यात्रा शुरू करी 1992 से, तो मुझे अपने एक टीचर की बात याद आती है। उन्होंने हमारा पहले दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बोला था, किताबें रिसाले ना अखबार पढ़िए, किताबें रिसाले ना अखबार पढ़िए, मगर हर रात दिल को एक बार पढ़िए, मगर हर रात दिल को एक बार पढ़िए। किताबों का मतलब तो आप जानते ही होंगे। रिसाले मतलब इंसाइक्लोपीडिया और अखबार यानी न्यूज़पेपर। किताबें रिसाले ना अखबार पढ़िए, मगर हर रात दिल को एक बार पढ़िए। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्या हम हृदय को एक बार रात को पूछते हैं अपनी आत्मा से। हमारी आत्मा हमारी सबसे बड़ी न्यायाधीश होती है। जैसे एक अध्यापक के लिए न्यायाधीश उसके विद्यार्थी होते हैं। वो बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, अगर वो 60 बच्चे हैं तो उनकी 120 आंखें आपको उसी वक्त खारिज कर देती हैं अगर आप उनको मौलिक नहीं पढ़ाते। वो आपको उसी वक्त खारिज कर देते हैं, अपने बगल वाले से कह देते हैं नहीं कुछ मजा नहीं आया। तो ये बच्चे हमारे न्यायाधीश हैं। और मैं तो निदा फाजली को भी पढ़ता हूँ जो कहते हैं कि नन्हे मुन्ने हाथों को चांद सितारे छूने दो, इन नन्हे मुन्ने हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वरना ये भी हम जैसे हो जाएंगे। 4 किताबें पढ़कर वरना ये भी। हमने अगर अपने को रात को एक बार इवेल्युएट नहीं किया, अगर हमने घर जाकर के ये नहीं सोचा कि आज मैंने अपने इस संस्था को क्या दिया, ये तो बहुत आसान है।
ये पूछना कि मुझे इस कॉलेज ने क्या दिया, पर ये बहुत मुश्किल है कि मैंने इस कॉलेज को क्या वापसी में दिया। तो मुझे अपने उन टीचर्स के बारे में याद आता, वो हमेशा ये कहते थे, यू आस्क योरसेल्फ व्हाट यू हैड गिवन बैक टू योर कॉलेज और योर यूनिवर्सिटी। जब आप शाम को यहाँ से जाएं तो एक बार मुड़ के देखें कि मिरांडा हाउस को आज आपने क्या दिया, इस बच्चे के जीवन में आपने रोशनाई या ज्ञान की ललक पैदा करी। क्योंकि हम एक अध्यापक के नाते मैं अपने पर भी एक कहीं न कहीं आत्मबोध होता है, कई बार मैं आत्म विवेचन भी करता हूँ कि शायद हम अपना मौलिक कर्तव्य भूल गए। और वो मौलिक कर्तव्य ये होता है कि हमने आज अपने संस्था को क्या दिया। हमने इतना कुछ लिया। जब हम प्राथमिक विद्यालय में जाते थे तो एक प्रार्थना करते थे और हमारी प्रार्थना के अंत में गाया जाता था कि वस्त्र जहाँ के हमने पहने, अन्न जहाँ का हमने खाया, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जिस राष्ट्र की हमने अन्न खाया, जिसके वस्त्र हमने पहने, उसके लिए हमने क्या किया? हमने वापसी में उसको क्या दिया? तो मुझे लगता है कि जनतंत्र की भाषा से पहले हमें जनतंत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि जनतंत्र और भीड़ तंत्र में, डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी में बहुत, हमने राजनीति विज्ञान में अभी हमारे परिचय में बताया, हमने वही पढ़ा कि जब हम वो अब्राहम लिंकन की वो प्रसिद्ध परिभाषा पढ़ते हैं, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रजातंत्र कहलाता है। लेकिन किसी ने उसको आज के ज़माने में क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिक ने कहा डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर द पीपल, इट इज फॉर द पीपल, इट इज नॉट बाय द पीपल, इट इज बाय द पीपल, इट इज नॉट ऑफ द पीपल, इट्स OFF ऑफ द पीपल। हमने जनतंत्र को भीड़तंत्र से बचाना है और जनतंत्र को भीड़तंत्र से बचाने में महत्वपूर्ण करती है भाषा। क्योंकि आचार्य विनोबा भावे ने एक बार बोला था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हमें राइट टू रिकॉल नहीं है हमारे पास स्विट्जरलैंड की तरह। हम 5 साल जिसको चुन लेते हैं उसको फिर हमें भोगना पड़ता है। इसलिए जनतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा और जनतंत्र को मजबूत करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य करती है वो करती है भाषा, क्योंकि भाषा हमें एक सूत्रता के बंधन में जोड़ती है। मैं आपको आज़ादी से पहले के भारत की तरफ ले जाना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे इस भाषा ने हर भारतीय को एक सूत्र में बांधा और कैसे जो है अंग्रेजों के खिलाफ जब दमन हुआ, जब उन्होंने हमारे ऊपर प्रताड़ना करी, जब उन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्षों से ज़्यादा शासन किया, तो कैसे जो है इस भाषा का, इस देवनागरी लिपि के बाद कैसे हिंदी का, और हिंदी अगर आप देखें तो ये अपने आप में अपभ्रंश और एक तरीके से सम्मिश्रण है। इसमें उर्दू भी है, इसमें बहुत सारे शब्द आपको जो है फारसी के भी मिलेंगे, इसमें बहुत सारे शब्द आपको अंग्रेजी में भी मिलेंगे। अगर आप उसकी उसमें जाएंगे, पड़ताल करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी जो भाषा होती है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो उर्दू है, चाहे भारत की कोई भी भाषा को आप ले लीजिए, संविधान प्रदत्त जो हमारी 18 भाषाएं हैं, उन सब में इतना सुंदर साहित्य है, उसमें इतना अच्छा कहा गया, उसमें इतना पढ़ा गया, लेकिन हमने न जाने क्या हमारे ऊपर एक लैंग्वेज को, एक भाषा को इस तरीके से हमारे ऊपर लाद दिया गया कि हमें अपनी भाषा को हीनता के समझे दायरे में समझ देखना पड़ा। और ये हीनता सायास की गई, एक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया गया। एक प्रभु वर्ग ने, एक एलीट क्लास ने जिस बात की पूरी कोशिश करी, क्योंकि जब आप इसका अगर आप इतिहास देखें तो आपको 1835 में मैकॉले मिनट से भी पहले 1813 की साल में जाना पड़ेगा। 1813 में चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इस चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि अंग्रेज भारत को 1 लाख रुपया, उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था कि दे विल गिव 1 लाख रुपीस, कि वो 1 लाख भारतीयों की शिक्षा के लिए देंगे। अब इस 1 लाख रुपए ने बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी, क्योंकि 1 लाख रुपया आज तो आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, बट दैट टाइम उस वक्त 1 लाख रुपए का मतलब आप समझिए कि कई सौ करोड़, जब 4 आने 1 आने की कीमत होती थी, उस वक्त 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा के लिए महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने अनाउंस किया। और अनाउंस करने का रीजन ये था क्योंकि भारतीय 1764 में
बक्सर की लड़ाई देख चुके थे और 1857 कुछ साल आगे हो भी गया था, उसकी भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। और भारतीय हमेशा से ही बहुत सारे आक्रमण झेलते आए और उस वक्त के जो बहुत सारे विचारक थे, राजा राम मोहन रॉय जिनको भारत की शिक्षा का पैगंबर कहा जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करी, कन्या विवाह की बात करी, वो भारत जिसमें सती प्रथा था, छुआछूत था, जिसमें इतनी अस्पृश्यता का वातावरण था और बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक थे। तो जब ऐसे विद्वानों ने ये बात करी, अंग्रेजों को के सामने प्रस्ताव रखा, क्योंकि हमारी एजुकेशन को अगर आप देखें वो कहीं ना कहीं, अगर टॉमस मुनरो के उस छोटे से प्रयोग को मैं आपके सामने रखूं, जब वो कहते हैं भारत आए तो वी हैव नॉट सीन इवन ए सिंगल बेगर ऑन इंडियन स्ट्रीट एंड वी हैव नॉट सीन एनी इलिटरेट, कि जब भारत आए अंग्रेज तो हमने भारत की सड़कों पर कोई भी भिखारी नहीं देखा, कोई भिक्षा मांगता हुआ नहीं देखा, कोई अशिक्षित और इलिटरेट नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुलों से शुरू हुई थी और उसके बाद मंदिर मस्जिदों में, पाठशाला और मदरसों और मकतबों में वो शिक्षा जाती थी। यानी एजुकेशन के सेंटर्स थे या तो पाठशाला, एक गाना भी आया अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, तो पाठशाला जो है हमारा बहुत पुराना शब्द है, उस जार्गन को भी समझिए, और मकतब फॉर हायर एजुकेशन और मदरसा फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। तो किसी ने कहा उस जमाने में, हमारे कुछ हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो उसको ऐसे समझाते थे कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने के सबक याद किया। कि इश्क का जो मकतब है ना, उसमें कभी छुट्टी नहीं मिलती, जो सबक याद कर लेता है उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। लाइफ इज ए स्कूल, और जब आप स्कूल का फलसफा याद करते हैं आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। एक अच्छा टीचर हमेशा फलसफे यानी फिलॉसफी को पढ़ता भी और अपनी फिलॉसफी बनाता भी है। तो भारत की उस जमीन में, उस भारत की गंगा जमुनी सरस्वती की जो हमारी ये मिट्टी थी, जो तहजीब थी, उसमें एजुकेशन जो है वो हमारे मंदिर, मकतब और पाठशालाओं और मदरसों में दी जाती थी। और उसका रूप यही था कि वहाँ पर पंडित जी या गुरुकुल में पढ़ाया करते थे और मौलवी जी पढ़ाया करते थे। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था किसी तरीके से। जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो वो एक कोशिश करते हैं कि हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, जो उस वक्त की राजकाज की भाषा थी, जो जनमानस की भाषा थी, उसको कैसे जो है यहाँ पर खत्म किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदुस्तान में, भारत में पढ़ा लिखा था। तो उन्होंने जब वो लैंग्वेज को लेके आए तो उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनकी लैंग्वेज को कौन लेगा। तो उसके लिए उन्होंने चार्टर लेके आए। 1830 में वो चार्टर आया और उसमें कहा कि 1 लाख रुपीज वी विल पे फॉर द इंडियंस एजुकेशन। इस 1 लाख रुपए ने बड़ी समस्या पैदा कर दी। अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर ये हो गया कि 3 क्वेश्चन उठे कि सबसे पहले तो ये किसको 1 लाख रुपए में पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा भारत तो तब भी था, आजादी के समय भी हम 33 करोड़ थे, आज हम 1 अरब 43 करोड़ है। तो कितनी बड़ी आबादी को कैसे पढ़ाएं, फिर किसको पढ़ाएं और फिर कैसे पढ़ाएं, और WH फैमिली क्वेश्चन, होम, वेयर, हाउ, सारे सवाल आ गए। इसके लिए 2 खेमे बन गए, एक ओरिएंटलिस्ट और एक एंग्लिसिस्ट, एक प्राच्यवादी, एक पाश्चात्यवादी। जो लोग ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं, हमें अपनी संस्कृत और अपनी फारसी, उर्दू में पढ़ाना चाहिए। भगवान सेठ, यदुनाथ साहब, बहुत सारे लोग थे। और राजा राममोहन रॉय और बहुत सारे उनके समर्थक कहते थे नहीं, जो एंग्लिसिस्ट थे, हमें इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों को समझना है, इक्वलिटी, लिबर्टी और फेटर्निटी को समझना है, जनतंत्र को समझना है, डेमोक्रेसी को समझना है, तो हमें अंग्रेजी को समझना चाहिए। क्योंकि जो अपने देश में इक्वलिटी, लिबर्टी और फेटर्निटी की बात करते हैं वो हमारे यहाँ के दमन करते हैं, हमारे लोगों को कॉलोनाइज करते हैं। तो उनका परसेप्शन अलग था। अंग्रेजों ने जब ये सर्वे किया तो ज्यादातर लोग एंग्लिसिस्ट या इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में हैं। तो तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अपनी लीगल सेल से मदद मांगी और लॉर्ड मैकॉले को, टीबी मैकॉले को भारत में भेजा गया 1833 में। अब लॉर्ड मैकॉले भारत आते हैं, उनको भारत की साहित्य के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें भारत की भाषाओं के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें भारत के दर्शन के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें भारत की ज्योमेट्री के बारे में पता नहीं, खगोल विद्या के बारे में पता नहीं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता नहीं, आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। और वो क्या लिखते हैं अपने फादर को पत्र में, और वो लेटर टू हिज फादर, अगर आप अभी भी गूगल करें
तो आप देखेंगे वो बिल्कुल क्लियरली लिखते हैं कि वी हैव टू, उसके उनकी जो पूरे के पूरे पत्र की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कॉमन नहीं है, बड़ी उन्होंने अब्यूजिव तरीके से लिखा। इंडिया इज ए कंट्री विच स्टिल दे आर लिविंग विद द ओल्ड माइथोलॉजी, दे आर वर्शिपिंग द मंकी गॉड्स, they are the country which are worshipping this is a country of snake charmers, and he said that even a single shelf of good European literature is the worth than the whole literature of India and Arabia। मैं अब अंग्रेजी को हिंदी में बताता हूँ। वो कहते हैं हमारी दो जो पुस्तकालय की जो शेल्फ हैं, दो खाने हमारी, केवल हमारी जो पूरी लाइब्रेरी की दो जो शेल्फ हैं, वो भी इनके पूरे पूरे साहित्य और इनके अलावा पूरे अरेबिया यानी अरब के साहित्य को भी उन्होंने लपेट लिया। हमारे लिटरेचर के दो शेल्फ भी इनके लिटरेचर से इतना हावी है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट नोइंग आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को समझे बिना, जाने बिना, उसका महत्व पहचाने बिना कैसे एक व्यक्ति लिख गया और 200 साल तक ये हमारे मस्तिष्क में यही बात समाती रही और हम इस हीनता की ग्रंथि, इस गौरांग ग्रंथि के बोध से उबर नहीं पाए। तो गोपाल दास नीरज की वो पंक्तियां याद आती है जो कहते हैं, हिंदी की हिमायत यदि भाषा का विवाद है तो भाषा का विवादी हूं मैं, भाषा का विवादी हूं। अरे राष्ट्र देवता की अर्चना करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूं, मैं भी अपराधी हूं। तो हिंदी के बारे में जाने बिना, भारत की भाषाओं को जाने के बिना वो व्यक्ति भारत की अस्मिता को पहचाने बिना, उसने अपने फादर को जो बातें लिखी उसको मिटाने के लिए 1893 में एक संत भारत की धरती से शिकागो गया, जिसको हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। जो नरेंद्र नाम का व्यक्ति, जिसको उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद नाम दिया, वो व्यक्ति भारत से बाहर गया। खेतड़ी के महाराजा ने उसको मदद करी और वो सितंबर 1800 और मैं उस पूज्य धरती शिकागो में जहां उन्होंने अपना वो अभिभाषण दिया था, मुझे पिछले साल वहां जाने का भारत सरकार के डेलीगेशन में मौका मिला और मैं वहां उस धरती को प्रणाम करके आया जहां पर स्वामी जी 3 दिन तक बोले। और जब वो बोले माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 3 दिन तक उनके भाषण को कोई रोक नहीं पाया। और विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने क्या भारत का असली रूप है और मैकॉले ने हमारी भाषाओं के विषय में जो बोला, उसको किस तरीके से उस पाप को मिटाने का काम किया। तो हम किसी भी भाषा के विषय में, किसी भी धर्म के विषय में अभी पूर्वाग्रह बना लें और ये मान लें कि उनकी लैंग्वेज में कोई बात नहीं है, तो आप अगर पूरी की पूरी अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य को पढ़ें तो मुझे लगता है कि हमारी अगर जितनी भी आप भारत की कोई भी भाषा को पढ़ लें वो उससे ज़्यादा परिष्कृत है, क्योंकि अंग्रेजी सारी लैटिन से आई है और लैटिन का भी अगर आप पूरा जन्म देखें तो कहीं ना कहीं उसके बेस में आपको संस्कृत ही मिलेगा। आज भी कंप्यूटर ने बेस्ट भाषा जो नासा ने प्रूव कर दी है वो हमारी संस्कृत ही है। हालांकि संस्कृत क्लिष्ट बहुत है, दुर्गम है, दुर्बोध है, हम सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक और बहुत व्याकरण की दृष्टि से उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, तो वो धीरे धीरे वीड आउट हो गई। और हमने जब भी कोई चीज कठिन होती है हम उसको खत्म कर देते हैं या धीरे धीरे श्रय वो नीचे आ जाती है। तो हिंदी ने सबको अपनाया। हिंदी की खूबी ये रही कि इसने सबको अपने, हिंदी एक माता के समान है जिसने अपने आंचल में सभी बच्चों को जगह दी। तो इसमें कई बोलियां हैं, इसमें कई छोटे छोटे डायलेक्ट्स हैं और आज अगर आप हिंदी की बात करें तो ये भारत की पहचान बन गई है। आज 120 से ज़्यादा राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ हिंदी किसी न किसी रूप में बोली जाती है। और अगर आप इसको राष्ट्रभाषा और राजभाषा के द्वंद्व से मुक्त होकर के देखें तो आज जिस तरीके से मीडिया ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, हिंदी की फिल्मों ने, एक बार हम रसिया गए तो रूस में जब हमने देखा राज कपूर के गाने, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी सर पे टोपी रूसी और यह दिल है हिंदुस्तानी, जो उनका गाना है, हर रूसी व्यक्ति इस गाने को गा रहा था। एक बार मुझे चीन में ताइवान में एक पेपर पढ़ने का मौका मिला एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे एक बाजार में कुछ लोगों ने से मेरा परिचय हुआ जो हमारा डेलीगेशन गया था, तो वो हमें हर चीज़ में वो इंदू इंदू कहने लगे। तो मैंने अपने चाइनीज़ फ्रेंड, ताइवान की भाषा भी मैंडरीन ही है और ताइवान को चाइना अपना ही एक भाग बताता है, वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आप पढ़ते होंगे। तो वहाँ ताइवान के एक विद्वान ने मुझे बताया कि आपको भारतीयों को चीन वाले इंदू कहते हैं, मतलब जैसे हम उन्हें चीनी कहते हैं, चाइनीज़ कहते हैं, वो हमें इंदू कहते हैं। तो मैंने पूछा इंदू क्यों कहते हैं, तो उसने मुझे कहा कि इंडियंस को इंदू, या तो सिंधु से निकले हुए हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता से निकले हुए हम लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता और ब्राह्मी लिपि जिस पर आज भी साइंटिफिक लेख जारी है और पता करने की जरूरत है कि वो
5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता थी, जिसके बारे में कहा गया कि आर्यंस बाहर से आए और ये मेटाफर दिया गया, जबकि आप अगर पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ें तो उसमें पता चलता आर्यन यहीं थे, वो कहीं से नहीं आए थे, उनको कहीं से स्थापित नहीं किया गया था। तो एक अलग तरीके का ऐतिहासिक जिक्र है जिसको मैं यहाँ नहीं छेड़ना चाहता। मैं ताइवान आपको ले जाना चाहता हूँ, जहाँ उन्होंने हमें हिंदू कहा। तो मेरे को एक संस्कृत के प्रोफेसर मिले, उन्होंने मुझे समझाया, काशीराम त्रिपाठी जी ने, उन्होंने कहा कि हिंदू भारतीयों को चाइनीज इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत जो है चंद्रमा का निकलता हुआ देश है, जहाँ से चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं वो जो है शीतलता देती हैं, और भारत से चंद्रमा की तरह की रोशनी निकलती, क्योंकि ज्ञान में, संस्कृति में, सभ्यता में भारत ने हमेशा चीन को आकर्षित किया है। कन्फ्यूशियस से लेकर के आप किसी भी विद्वान, हेनसांग, फाहियान, किसी ट्रेवलर्स के ट्रेवलॉग्स पढ़िए, उन्होंने भारतीयों के लिए हमेशा यही लिखा है, भारत विश्वगुरु था, ऐसा नहीं था। उसकी प्रमाण है जब हेनसांग और फाहियान भारत में आए और उन्होंने अपने उस ट्रेवलॉग्स में लिखा है कि कैसे भारत में जो है संस्कृत और भारत में कितने प्रकार के नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे। जब पूरा विश्व रेनेसा, 14वीं शताब्दी में जब रेनेसा आया, उससे पहले भारत में क्या क्या नहीं हो चुका था। सुश्रुत, चरक संहिता से लेकर के आर्य भट्ट और वराह मिहिर, भर्तृहरि जिन्होंने कहा था सा विद्या या विमुक्तये, या जिन्होंने ये कहा था विद्या विहीनम पशु समानम, भर्तृहरि ने कहा। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र, कालिदास के पांचों जो ग्रंथ थे वो लिखे जा चुके थे। तो उस वक्त जो है भारत को, तब चाइना उस वक्त बैरबेरिक या बड़ी इस तरह की स्थिति से जी रहा था। आज भी खान पान में आपने देखा होगा उनकी जो स्थिति है वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि खाने को वहाँ बहुत कुछ होता नहीं था। इसीलिए जो है चाइना के जो लोग हैं वो सदा से ही भारतीयों के विषय में ये मानते हैं कि ये इंडिया जो है, भारत जो है हिंदू है, यानी ये वो देश है जहाँ से ज्ञान की रश्मियाँ हमारे ऊपर पड़ती हैं। तो जिस देश को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया इतिहास में, और वहाँ पर अगर हम ये देखें कि हम अगर भारत का पूरा जो पूरा कॉलोनियल पीरियड, जिसकी दास्तां, जिसकी परछाई से हम अभी भी मुक्त नहीं हो पाए, उस गौरांग ग्रंथि से, उस इडिपस कॉम्प्लेक्स से हम मुक्त नहीं हो पा रहे। अभी भी हमें लगता है कि अगर किसी ने सभा में अंग्रेजी में बात करी और हम उसका जवाब अगर उत्तर अंग्रेजी में नहीं दे पाए तो कोई हीनता की बात है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है और बड़े फक्र के साथ कहती है कि हमें अपनी भाषाओं में बात करनी चाहिए, चाहे मेरी मातृभाषा बंगला हो, चाहे उड़िया हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तमिल हो, आप देखिए उसका साहित्य कितना रिच है। तिरुवल्लुवर ने जो तमिल में जो कविताएं लिखी हैं, सुमित्रानंदन भारती ने जो कविताएं लिखी हैं, गिजुभाई बधेकर ने जो गुजराती में साहित्य लिखा है, नरसिंह मेहता का जो भजन था जिसे महात्मा गांधी कहते थे, वैष्णव जन तो तेने जे कहिए जे पीर पर आई जाने रे, और पर दुखे उपकार करे तोरे मन अभिमान ना आने रे। तो अगर ये जो हमारे जो लोकगीत हैं, हमारे जो लोक संगीत हैं, जिसको तीजन बाई जब अपनी महाभारत और को गाती हैं, आज तो शायद आप लोगों ने तीजन बाई की वो पांडव शैली वाली वो महाभारत की कथा शायद सुनी नहीं होगी, लेकिन विजयलक्ष्मी जी को याद होगा कि हमने बहुत ज़्यादा उनका उस वक्त दूरदर्शन पर पंडवानी गाया करते थे, या ब्रिज के जो है सूर के जो दोहे, और उस तरीके से होली के उनके समय में जब पूरा का पूरा एक वातावरण बना करता था, कि मुझे लगता है कि वो भारत असली भारत था जिसकी मिलीजुली एक संस्कृति थी, जिसकी एक पहचान थी। और जब हम अपनी भाषाओं को भूल जाएंगे, हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, तो उस देश को भी मिटने में समय नहीं लगेगा। हमें अपने पड़ोसी देश चीन से एक बात समझनी चाहिए, इतनी बोलियों के बाद भी जब वो मैंडरिन को अपनी एक भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, उसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे देते हैं, हम अभी भी उत्तर और दक्षिण के बीच में और भाषाओं के बीच में कहीं ना कहीं मुझे अभी भी याद आता है, कुमार विश्वास एक जगह बोल रहे थे कि, और मुझे उनकी बात अच्छी लगी, उन्होंने एक जगह बोला कि भाषाएं तो माताओं के साथ साथ होती हैं, भाषाएं तो माताओं के समान होती हैं, और हिंदी और उर्दू तो माता और मौसी का रिश्ता है। और जब हम माताओं की बात करते हैं तो माता चाहे तुम्हारी हो या माता मेरी हो, माता तो माता होती है। तो भाषाओं में कोई विवाद नहीं है, बंगला का उर्दू के साथ, बंगला का हिंदी के साथ, या तमिल का हिंदी के साथ कोई विवाद नहीं है। ये तो विवाद पैदा किया गया, ये तो राजनीति थी जिसने इस विवादों में इन भाषाओं में भारतीयों को बांट दिया, और अंग्रेजों ने इस चीज़ का बहुत फायदा उठाया।
नहीं तो हमारे देश के जो पहले गवर्नर जनरल हुए सी राजगोपालाचारी, भारत के जो सुभाष चंद्र बोस हुए, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, जिन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और अगर सरदार पटेल से पूछा जाए, या अगर आप महात्मा गांधी ने जो 1907 में जो अपना हिंद स्वराज लिखी, और उसके बाद उन्होंने अपने जो माउथ पीस हरिजन में भी ये बात बोली, और हर जगह हर विद्वान की मैंने बहुत सारी यहाँ पर पंक्तियों को लाने का प्रयास किया, जब वो लिखते हैं कि भारत की अगर कोई भाषा होनी चाहिए जो हमें एक सूत्र में जोड़ती है तो वह हिंदी ही है। भारत की पहचान, जीवन मूल्यों और संस्कृति और संचारों की भाषा, सच्ची भाषा हिंदी ही है। हिंदी बहुत सरल, महात्मा गांधी लिखते हैं, सहज सुगम भाषा है, सबसे सहज और सबसे सुगम भाषा है। और अगर आप जो है इसमें और आगे जाएं तो मैंने आपको बताया आज भी 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में 20 से अधिक देशों में हिंदी को पढ़ाया जाता है। विश्व की सबसे, मुझे लगता है सबसे संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा हिंदी है, और ये राजभाषा है, ये सेतु का काम करती है। हमें अंग्रेजी का वर्चस्व तोड़ना होगा। खंड हिंदी संवाद और मौलिकता की भाषा है, एक सूत्रता में बात बांधने की भाषा है, जन जन की भाषा है। और गांधी जी ने जब इसके बारे में 1917 में विश्व हिंदी सम्मेलन में अपने विचार रखे थे गुजरात में, तब भी उन्होंने कहा था कि हिंदी से अच्छी और हिंदी से सच्ची कोई भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें ये एक सूत्र में जोड़ती है। लेकिन अब इस भाषा के सम्मुख, इस जनतंत्र की इस भाषा के सम्मुख कुछ संकट है। मैं अपने इस दूसरे भाग में अपने इस प्रबोधन के कुछ चुनौतियों की वर्णन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सामने एक यंग भारत बैठा है, एक लघु भारत बैठा है। मैंने देखा यहाँ पर हर प्रांत का बच्चा बैठा है, यहाँ पर उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से लेकर के भारत के हर प्रांत के बच्चे यहाँ बैठे हैं। हमें भाषाओं को आपस में बैर की नज़र से नहीं देखना। ना यहाँ पर हम ये कहना चाहते कि हिंदी को ज़बरदस्ती किसी नेशनल लैंग्वेज का स्थान दिया जाए, लेकिन हमें ये भी देखना होगा जब जर्मन एक होकर के बर्लिन की दीवार गिर सकती है और एक देश के तौर पर जर्मनी अपनी एक भाषा का चुनाव करता है, जब पूरे के पूरे रशिया में चाहे वो कितने ही पार्ट्स में बढ़ गया, आज भी रूसी एक ही भाषा है, चीन मैंडरिन को अपनी एक भाषा के तौर पर इस्तेमाल करता है। हम इंडिया दैट इज भारत, दो नामों से पुकारे जाने वाले देश में हिंदी को उसका सम्मान नहीं मिला, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब संविधान के निर्माताओं ने इसे राजभाषा का वो दिया दर्जा, तब भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने कहा था इसे राष्ट्रभाषा होना चाहिए। लेकिन तब जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने कहा कि अभी हम इसको राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, इसको सिर्फ हम राजभाषा का दर्जा देंगे। और 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा अधिनियम आया, इसीलिए 14 सितंबर का दिन राजभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 14 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। तो इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत सभी कार्यालयों में, देश के जितने भी भारत की जितने राजदूतावास हैं, विदेशों में भी हिंदी दिवस पे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ औपचारिक नहीं होने चाहिए, सिर्फ इसके ऊपर भी हमें केवल डिबेट, डिक्लेमेशन या परिचर्चाएं नहीं करानी चाहिए। ये एक मुझे लगता है कि सेंसिटाइजेशन का भी प्रयास है। अभी चंदा जी से जब मेरी बात हो रही थी आपके स्टाफ रूम में, तो उन्होंने भी कुछ बातें हमारे समक्ष रखी। उन्होंने भी एक पक्ष ये रखा कि क्रियान्वयन में हम कितना पीछे हैं। हम लोग एग्जीबिशन में बहुत आगे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि दुष्कर कार्य होता है क्रियान्वयन। किसी एक शायर ने कहा कि तालीम का शोर इतना, तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी है। तालीम का शोर इतना, तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी। हम लोग तालीम पर इतना, तालीम का मतलब उर्दू में एजुकेशन, तहजीब हम बच्चियों को यही सिखाते रहते हैं, कैसे उठो, कैसे बैठो, कैसे चलो, कैसे हंसो। क्यों? इस पितृसत्ता ने आज तक सारे कानून बच्चों केवल महिलाओं के ऊपर ही क्यों लगाए कि बिछुए वो पहनेगी, बिंदी वो लगाएगी, मांग वो भरेगी। किसी पुरुष ने आज तक अपनी मांग क्यों नहीं भरी? तो तहजीब पर जोर इतना,
बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी है, क्योंकि हम दोहरा चरित्र और दोहरे मापदंड लेके चलते हैं। वी आर वेरी हिपोक्रेट्स। 9 दिन हम कन्याओं की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं भी हम करते हैं। और यहां हम ये भी कह देते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, शक्ति स्वरूप संस्तता। या हम ये भी कह देते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये जो डाइकोटमी है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो पैट्रियार्की है, ये बदलने की बहुत जरूरत है। और इसकी शुरुआत घरों से होगी, इसकी घरों के अलावा घर के हर किचन से होगी। और मुझे लगता है बेटियों से ज्यादा आज संस्कार देने की जरूरत बेटों को है। तो इस रूप में भी मुझे लगता है कि हम तहजीब पर हमने इतने सालों से जोर दे दिया, लेकिन अब वो पिंजड़ा तोड़ रही है वो, और ये पिंजड़ा तोड़ना पड़ेगा। और इसकी खास बात यह है कि बरकत इसलिए नहीं होती क्योंकि नीयत की खराबी है। तो ये नीयत किसकी साफ होनी चाहिए? सबसे पहले नीयत नीति निर्माताओं की साफ होनी चाहिए, राजनयिकों की होनी चाहिए, समाज के उन ठेकेदारों की होनी चाहिए जो ये नियम बना देते हैं कि 7 बजे के बाद बेटी को घर आ जाना चाहिए। तो ये नीयत इसलिए खराब है क्योंकि ये पितृ सत्ता चली आ रही है। हालांकि ये मुद्दा दूर तरफ चला जाएगा, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो मैं उन तमाम बिंदुओं को केवल छोटा थोड़ा टच करना चाहता हूं। हमने आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 में भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। आजाद तो हम बहुत पहले से थे, लेकिन आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ द पावर व्हाट वी हैव डन इन 1948 फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडिया केम विद द नेम ऑफ राधा कृष्णन। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया, हमने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नहीं बनाया, हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया। राधा कृष्णन जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। जब वो यूजीसी के चेयरमैन बने तो उन्होंने ये कहा कि मुझे भी इस बात पर आश्चर्य होता है कि पहला आयोग शिक्षा आयोग क्यों नहीं था, विश्वविद्यालय आयोग क्यों बना, प्राथमिक शिक्षा आयोग क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भारत की उस वक्त हमारी आबादी 33% ऐसी थी जो केवल शिक्षित थी, इसमें से महिलाओं की आबादी 17% भी शिक्षित नहीं थी। उसके बाद 1952 में हमने मुदालियर आयोग बना दिया। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और सेकेंडरी कमीशन का चेयरमैन बना दिया। अब भी हमने नेशनल एजुकेशन आयोग नहीं बनाया। नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन कोठारी आयोग 1964 में बना, 1964-66 में और 62 में हम चीन से युद्ध लड़ रहे थे। हमारी सीमाएं वीक हो चुकी थी। हिंदी चीनी भाई भाई का जवाहरलाल नेहरू जी नारा लगा रहे थे चाउन लाई के साथ, पंचशील कर रहे थे और उसने हमारी पीठ में चूरा भोंका और हमारी गिलगित और लद्दाख और न जाने कितना एरिया ले लिया। तब ऐसे समय में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आता है और नेशनल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट उसका सबसे बड़ा आधार वाक्य था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तब वो कंपलसरी एनएसएस और एनसीसी की ट्रेनिंग की बात करते हैं। तब वो जो है शिक्षा के लिए ये बात करते हैं कि किसी की राष्ट्र का धन वहां के बैंकों में नहीं होता, वहां के विद्यालयों में होता है। उसके बाद हमने शिक्षा नीति को केवल आगे लेके गए, उसको रिफाइन करते चले गए। 66, 68, 72 राजीव गांधी जी आते हैं 1986 में, कंप्यूटर क्रांति के तौर शिक्षा नीति आती है 1986 में। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन नरसिंह राव सरकार आती है। उसका राममूर्ति कमेटी आती है जो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करती है। 93 में यशपाल कमेटी आती है जो एजुकेशन विदाउट बर्डन की बात करती है, शिक्षा बिना बोझ के। क्योंकि हमारे बच्चों के बोझ से 12वीं तक के जो बच्चे हैं इतना बोझ उठाते हैं कि पार्लियामेंट में प्रश्न उठ गया था कि एक औसत बच्चा 36 किलो का बैग उठाता है। तो जसपाल भट्टी जैसे उस वक्त जो हास्य के व्यंग्यकार थे वो लिखते थे कि बच्चा कुछ बन ना पाए पुली तो बनी जाएगा, क्योंकि हमने उसकी कॉलर बोन दोनों तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया था। संसद के पटल पर यह बात उठी तो यशपाल समिति बनी। हमने इतनी समितियां बनाई। उसके बाद 2001 में हमारा पहला एनसीएफ आया, 2005 में हमारा दूसरा एनसीएफ आया, उसके बाद एनसीएफटी आया 2015 में। बीच बीच में और कमेटियां आती रही जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा। और 2020 में आके शिक्षा नीति आती है। इतने सालों में कम से कम 15 से ज्यादा शिक्षा नीतियां, इतने आयोग आ गए। सो किसी शिक्षाविद ने बहुत अच्छा कहा कि वी आर वेरी गुड इन एग्जीबिशन। किसी भी नीति में, किसी भी आयोग में कोई कमी नहीं है, किसी भी सिफारिश में कोई कमी नहीं है। लेकिन हम कहाँ पीछे रह गए? हम पीछे रह गए नियत में। हम एग्जीबिशन में बहुत अच्छे थे लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में बहुत पीछे रह गए। हम आज भी त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं कर पाए। आज भी जो त्रिभाषा सूत्र है वो हम लागू नहीं कर पाए। अभी भी नेबरहुड स्कूल का कंसेप्ट, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू नहीं कर पाए।
ये सब इसलिए हो गया क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नीयत साफ होती तो मुझे लगता है एजुकेशन को 6.5% का बजट मिलता। हम प्रतिरक्षा में 75 से ऊपर का बजट खर्च करते हैं। एक मिसाइल बनती है तो उसकी कीमत पे मुझे लगता है 15-16 कॉलेज बन सकते हैं। हालांकि लोग कहते हैं मिसाइल बनाना भी जरूरी है, लेकिन किसी ने यह भी कहा है और बहुत अच्छी बात कही है कि अगर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाती, अगर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाती, ये दुनिया जो जहन्नुम में जन्नत हो जाती। ये दुनिया जो जहन्नुम में जन्नत हो जाती। हमें यूक्रेन और रशिया के युद्धों से, इजराइल में तड़पते हुए बच्चों की मौतों से, गाजा पट्टी में मर रहे इंसानों से ये सीखना चाहिए कि दुनिया को प्यार की जरूरत है। कि अगर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाती, ये दुनिया जो जहन्नुम में जन्नत हो जाती। हमने इतने सालों में क्या सीखा? सभ्यता आज बिल्कुल अपने मुहाने पे खड़ी है। एक और वॉर हो गई और जो कभी भी हो सकती है। पूरा विश्व एक नाभिकी, एक न्यूक्लियर वेपन पर टिका पड़ा है। हिरोशिमा में उसके परिणाम आज भी हमने देखे हैं। आज भी बच्चे वहां पर कैसे पैदा होते हैं, आज भी वो हालात जापान के लोगों से आप पूछ सकते हैं। तो वी नीड लव, वी नीड पीस। और मैं अभी कैलाश सत्यार्थी जी के साथ एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में था में, और उसमें उन्होंने कहा, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जो माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर थी, जिसमें नोबेल प्राइज विनर 2016 के कैलाश सत्यार्थी जी, जिनका बचपन बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है जिसमें मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने के साथ कुछ वॉलेंटरी काम किया था, और वो कम्युनिटी वर्क और चाइल्ड लेबर्स के ऊपर काम करते हैं। और मैं भी छोटा मोटा बच्चों की शिक्षा के प्रति एक संवेदनशील एक नज़रिया रखता हूँ, जो मैंने उनसे सीखा। उन्हें यूसुफ मलाला जई के साथ 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। और वो यूसुफ मलाला जई वही थी जिसको तालिबानियों ने एक तरफ गोली मारी थी और उसके सर से दूसरी तरफ वो गोली निकल गई थी, क्योंकि वो डायरी लिखा करती थी कि बच्चियों को कैसे शिक्षा मिले। वो यूसुफ मलाला जई। उस कैलाश सत्यार्थी जी ने जब उस कार्यक्रम में जो बोला, वो बहुत सुंदर बात बोली और आप बच्चों को पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कंपैशन से ऊपर कोई धर्म नहीं है, करुणा से ऊपर कोई रस नहीं है, दया धर्म का मूल है। तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, दया धर्म का मूल है, पाप धर्म अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया से ऊपर कोई धर्म नहीं है। कंपैशन, लव। मदर टेरेसा ने कंपैशन दिखाया, कहां से भारत में आई, कुष्ठ रोगियों की सेवा करी। और इसी तरीके से बहुत सारे, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर भारत आ गई और यहाँ सिस्टर निवेदिता बन गई, आयरिश मूल की थी। ऐसे न जाने कितनी यहाँ पर जो है वहाँ पर लोग भारत में आए और यहाँ के सनातन संस्कृति से प्रभावित हुए। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमने हमेशा ये हिंदुस्तान की काबिलियत थी कि हमने एसिमिलेट किया, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और धर्म अनगिनत है, ईमान सबका एक है, ध्वंस सबका एक है, निर्माण सबका एक है। अरे छोड़कर सद्भाव ना हरगिज ना आपस में लड़ो, डूब जाएंगे सभी जलयान सबका एक है, डूब जाएंगे सभी जलयान सबका एक है। कोई ऐसा वर्ड का कोई रिलीजन नहीं है, विश्व के किसी ऐसे रिलीजन में नहीं कहा गया कि आपस में जो एक दूसरे से लड़ाई करो, एक दूसरे को मारो, एक दूसरे पर अटैक करो। ये किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता। तो हम सबसे ज्यादा टॉलरेंट रहे पूरे वर्ल्ड में, इसलिए सबसे ज्यादा आक्रमण भी हमने झेले। अपने को मजबूत बनाइए, लेकिन अपने साथ साथ अपने अलावा दूसरों को भी साथ लेके चलिए। जो करुणा, दया हमारे अंदर होनी चाहिए, आज हम उससे बहुत विहीन हो गए हैं। और इस जनतंत्र को अगर हमें मजबूत बनाना है तो कंपैशन लाना पड़ेगा, हमें करुणा लानी पड़ेगी। हम अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचें। अभी हम, विजय लक्ष्मी जी बता रही थी, हम एक छोटा प्रयोग करते हैं। एक छोटी सी बस्ती है हमारे विश्वविद्यालय के साथ, धारावी जैसी एक विशाल, बॉम्बे में जैसे एक स्लम बस्ती है वैसी एक बस्ती है, जीटीबी बस्ती। वहाँ पर बच्चियाँ हैं जो वहाँ के मंगल बार और शनिवार वाले दिन हनुमान मंदिर के बाहर, और शनिवार वाले दिन जो है बूंदी और तेल बेचती हैं। अपने माताओं के जाने के बाद अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती हैं। ऐसी बच्चियाँ, उनको हमने अडॉप्ट किया और हमने अपने एमए के स्टूडेंट को उस बस्ती में भेजा और हमने कहा कि आपकी इंटर्नशिप यही है, आपको डिग्री तभी दी जाएगी जब आप मिनिमम अपने 2 महीने की इंटर्नशिप इस बस्ती में करोगे, आपको तभी हम डिग्री देंगे। क्योंकि बेटा
यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू बोर्न विद सिल्वर स्पून काइंड ऑफ ए सिचुएशन। ऐसे आलीशान कॉलेज जिसमें अंदर घुसना हर बच्चे का एक सपना होता है, ऐसे टीचर से पढ़ना, ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, ऐसे ऑडिटोरियम, ऐसे हॉल में बैठना, आधे से ज़्यादा लोग इसके बाहर से चले जाते हैं, वो इस सपने को लेके आते हैं कि काश हम भी यहाँ पढ़ते। लेकिन हमारी एक राष्ट्रीय धर्म भी बनता है, और ये धर्म ये होता है कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर कर्म ही गीता है। अपनों और अपनों से अलावा बाहर निकलिए और उनके तरफ भी सोचिए जिनके ऊपर इस तरह की शिक्षा कोई नहीं, जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने इस तरह का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको हम कम्युनिटी स्कूल के नाम से चलाते हैं। आप लोग अगर आए, उससे जुड़ें, हम आपको एक मौका देंगे उस विस्तृत दुनिया से मिलने का, उन बच्चों की दुनिया में जिनको पढ़ना है, उनकी आंखों में रोशनाई है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो भी बनना चाहती है, लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, परिवार से मदद नहीं है, फादर उनके सभी के सभी अधिकतर जो है नशा करते हैं, माताएं उनकी घर में काम करती हैं, वो 3-4 भाई बहन हैं। जब हमने उनको सर्दी में स्वेटर दिए तो एक छोटी सी बच्ची का संस्मरण बता रहा हूँ मैं आपको कि वो अपने घर पर अपना स्वेटर रख आई और अगले दिन वो फिर इतनी ठिठुरती ठंड में आ गई। तो हमने पूछा उससे, अपना स्वेटर आप कहाँ छोड़ आई? तो उसने कहा मेरी माँ ने कहा कि स्वेटर को यहीं छोड़ दो, तुम्हारी छोटी बहन पहन लेगी, तुमको वो स्कूल वाले दूसरा दे देंगे। तो वो बच्चे फिर नंगे पाँव चले आते हैं और वो फिर से। तो ऐसे बच्चों के लिए भी सोचिए, क्योंकि आपके पास तो इतना ईश्वर ने दिया हुआ है कि आप अपनी वार्डरोब खोलते हैं तो उसमें जगह भी नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास वो ड्राइंग रूम और वो छोटा सा कच्चा रूम ही है जो उनका बेडरूम भी है, लिविंग रूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, वो उसका उनका सारा संसार है। और ऐसी पुनर्वास बस्तियां सिर्फ जीटीबी कॉलोनी, ऑटम लेन या सीमापुरी, जहांगीरपुरी, नंदनगरी नहीं है, ये हर बड़े महानगर के साथ पाई जाती हैं। तो हम एक अपने कॉलेज से अगर एक आह्वान करें कि हम उन बच्चों तक भी पहुँचें, सैटरडे का दिन ले लें, जिस दिन छुट्टी होती है वहाँ जाएं, उनसे बात करें। तो उनकी माताओं के लिए हम डिजिटल लिटरेसी, ताकि स्कैम बहुत हो रहे हैं, ताकि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की काम कर रहे हैं। 2 बजे स्कूल से 1 बजे के बाद वो 2 बजे हमारे यहाँ आती हैं और 6 बजे तक हम 4 घंटे अपने दरवाजे उनके लिए खोल देते हैं। हमारे टीचर उन्हें पढ़ाते हैं, हमारे स्टूडेंट उन्हें पढ़ाते हैं। कहीं एक छोटी सी कोशिश तो करें। तो मैं दुष्यंत की उन 4 लाइनों को फिर से आपके सामने रिएटरेट करूंगा, जो दुष्यंत बहुत अच्छे कवि थे, आप उन्हें पढ़िएगा। आप सभी हिंदी के यहाँ पर विद्यार्थी हैं, और इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं लूंगा। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। थोड़ा सी बात बस चुनौतियों पे करके, मैं समय मेरा ज़्यादा हो गया, 12 तक ही मैंने देना था। कि एक तो सबसे बड़ी बात चुनौतियों में मुझे लग रहा है, एक सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने आई है कि अभी भी ये रोजगार की भाषा नहीं है, अभी भी हम इसको एम्प्लॉयमेंट की भाषा के रूप में कंसिडर नहीं करते। अभी भी अभिजात्य वर्ग जो है, एलीट सोसाइटी, इसे अपनाने से संकोच करती है। अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग संवाद इस भाषा में नहीं करते, आपस में डायलॉग नहीं करते। 2 हिंदी भाषी भी अपनी मातृभाषा में बात नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा अगर अपनी भाषा में बात करेंगे तो जैसे कोई हीनता की भाषा है। अभी भी जो है 41% लोगों की मातृभाषा हिंदी होते हुए भी 75% लोग इसे समझते हैं, उसके बाद भी मातृभाषा में बात नहीं करते। ये भारत में ही होता है और बड़ी शर्म की बात है। अभी भी हम इसे कहीं ना कहीं रोजगार की भाषा, व्यवहार की भाषा नहीं बना पाए। अभी भी एक हिंदी दिवस वाले दिन ही हम हिंदी की बात करते हैं। अभी भी हम अपने सारे ऑटोग्राफ और अपने साइन अंग्रेजी में ही करते हैं। अभी भी जब टेलीकॉलर कॉल करती है तो कहता है कि अंग्रेजी के लिए 1 दबाइए और हिंदी के लिए 2 दबाइए। अभी भी हम इसको 1 नंबर पर नहीं लेके आ पाए। अभी भी मल्टीनेशनल की ये भाषा नहीं बन पाई। अभी भी इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, और OTT जैसे जो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उन्होंने इस चुनौतियों को और बढ़ा दिया, क्योंकि असली भाषा संस्कार देती है। लेकिन आज जिस तरीके की आपके सामने नेटफ्लिक्स और बहुत सारे OTT आ रहे हैं, उनका जो कंटेंट है वो बहुत डरावना है। मुझे कई बार बहुत डर लगता है कि जो हमारे माता पिता और हमारे अध्यापक जिन संस्कारों की बात करते थे, मुझे याद है मेरे अध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, वो कहते थे कि आप या तो हिंदी में बात करिए या मेरे साथ अंग्रेजी में वार्तालाप कीजिए।
आप ये जो है ना, इसको जो है कहीं ना कहीं हमने इसे इंग्लिश बना करके इसके साथ बड़ा अत्याचार कर दिया। आप मध्य प्रदेश में कभी जाएं या थोड़ा सा दिल्ली से बाहर निकलें और ऐसे राज्यों में जहाँ पर हिंदी अच्छी बोली जाती है, वहाँ के